Hello everyone, welcome to Study Desire. Today we are going to study about the topic of class 10th biology, and that is the life process. Already in my previous video, I have discussed about the nutrition. Now the second topic which we are going to discuss in this video is the respiration. So now let us discuss what is respiration. It is actually a process of releasing energy from the food. So here we can write is the process of releasing energy from फूड. अब फूड से एनर्जी रिलीज कर रहा है, दैट मीन्स जो फूड हम इनटेक करते हैं फिर क्या होता है फूड का हमारी बॉडी के अंदर एलिमेंट्री कैनल के अंदर डाइजेस्ट सिस्टम के अंदर फूड डाइजेस्ट होता है और फाइनली एसिबिलिटी होता है. दैट मीन्स ये जो फूड है इट इज़ यूज टू रिलीज एनर्जी. ठीक है. सो हम ये बोल सकते हैं दैट द फूड विच इज डाइजेस्टेड एंड assimilated, it means that the food molecules are broken down into smaller parts. So food which is actually complex, okay, it is being broken down. Here we can write broken down into simpler molecules. Now these molecules are now it can be used to generate energy, and finally this energy is only used by us for doing several other activities. So basically molecules, they have been used up and like energy has been released, and this process is known as the respiration process. It occurs in the cell, and that is why we call it as cellular respiration. So let us discuss over here. Cellular respiration क्या होता है? Cellular respiration. So जो फूड मॉलिक्यूल है, ठीक है, वो क्या होता है? ऑक्सीडाइज होता है. हम कह सकते हैं ऑक्सीडाइज होता है, या फिर वो ब्रोक डाउन होता है इनटू और स्पाइन में, ठीक है, ताकि एनर्जी जनरेट हो सके. और ये किसके अंदर हो रहा है? सेल के अंदर. इसलिए हम इसको क्या बोल रहे हैं? सेलुलर रेस्पिरेशन. सो ये क्या होता है? एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है जो कि इन्वॉल्व करता है कुछ स्टेप्स. इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स. सो वी कैन राइट हियर इज कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. ये कैसे कॉम्प्लेक्स प्रोसेस होता है? दैट अकर्स इनसाइड द सेल एंड इट इन्वॉल्व्स ऑक्सीडेशन, the oxidation of respiratory substrate, and respiratory substrate is the glucose, actually substrate which is glucose. ठीक है. और ये कहाँ सब हो रहा है? ये सब एक्टिविटी सेल के अंदर हो रही है. सो सेल के अंदर क्या हो रहा है? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है inside the cell, and it results in the release of and results in the release of कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, और साथ ही साथ में रिलीज होती है एनर्जी. अब ये जो एनर्जी होती है बेसिकली ये हम जो अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हैं उसमें यूटिलाइज होती है. सो बेसिकली दिस रिलीज ऑफ एनर्जी इज इन द फॉर्म ऑफ ATP. सो एनर्जी रिलीज in the form of ATP. अब ये ATP क्या होता है? एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट. और इसी को क्या बोलते हैं हम? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल. ये सेल की एनर्जी करेंसी होती है. अब बेसिकली सेलुलर रेस्पिरेशन में क्या होता है? जो ऑक्सीजन है वो रिएक्ट करता है ग्लूकोज के साथ में,
और बर्न करता है फूड को, और ताकि रिलीज कर सके एनर्जी. सो दिस एनर्जी इज स्टोर्ड एज द एटीपी मॉलिक्यूल. सो लाइक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हम यहाँ क्या बोल सकते हैं, ऑक्सीजन रिएक्ट्स विथ ग्लूकोज. ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहा है ग्लूकोज के साथ में, इसीलिए हम कहते हैं कि यहाँ पे ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है. ओके, प्रेजेंट इन द बॉडी सेल, जो बॉडी सेल के अंदर ग्लूकोज होता है. एंड बर्न देम स्लोली टू रिलीज एनर्जी. फिर फाइनली क्या रिलीज होती है, एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी. या फिर हम कह सकते हैं कि ये स्टोर्ड होती है एज एटीपी मॉलिक्यूल. सो हमने क्या देखा यहाँ पे, रेस्पिरेशन क्या होता है, प्रोसेस ऑफ रिलीजिंग एनर्जी फ्रॉम द फूड. अब हम यहाँ पे एटीपी का फुल फॉर्म लिख देते हैं. एटीपी क्या होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट. Okay, or which like this is present inside the cell and has a high energy content. इसमें बहुत एनर्जी होती है. चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं. सबसे पहले हमने देखा रेस्पिरेशन. अब इससे अलग हटके एक टर्म और होता है जिसे हम कहते हैं ब्रीदिंग. सो पहले हम समझते हैं ब्रीदिंग क्या होता है और फिर दोनों में क्या अंतर है, रेस्पिरेशन और ब्रीदिंग में क्या अंतर है. सो बेसिकली ब्रीदिंग को हम सिंपल टर्म्स में कह सकते हैं intake of oxygen or release of carbon dioxide. So ये क्या होता है, breathing. So respiration और breathing में काफ़ी अंतर है. breathing से simply ये होता है inhalation, when we inhale the air which is rich in oxygen, and exhalation, that means we exhale the air which is rich in carbon dioxide. So breathing is just a gaseous exchange, that means intake of oxygen and release of carbon dioxide. Whereas the respiration, it is a process in which the releasing of energy has been done from the food. Now let us understand. Let's come to the next. What is actually respiration and what are the other steps involved in during the respiration process. So here we are going to study about the role, or we can say the role, what is the role of oxygen in the respiration. So basically respiration, it involves taking in of the oxygen inside the cell. Okay, and oxygen has been used for releasing energy by burning the glucose. So here we can say that oxygen is must for respiration. Glucose is oxidized in presence of oxygen and thus generate एनर्जी. और फाइनली क्या जनरेट करते हैं, एनर्जी. और साथ ही साथ में कुछ वेस्ट प्रोडक्ट भी जनरेट होता है और साथ ही साथ में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल भी रिलीज होते हैं. ओके, now let us see that some important points of the cellular respiration. As we take in food inside our body, सबसे पहले फूड का क्या होता है, डाइजेशन. सबसे पहले फूड का क्या होता है, डाइजेशन. अभी जो डाइजेस्टेड फूड है, मतलब सिंपलर मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, इट इज बीन एब्जॉर्ब्ड बाय द सेल्स of the body, or we can say cells of the small intestine, and finally assimilation, that means utilization of the food to release the energy. ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि मॉलिक्यूल्स जो बेसिकली ये जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स, ग्लिसरॉल एक्सेट्रा. ठीक है, सो अब ये क्या होता है कि जब ये फाइनल ये जो कन्वर्ट हो जाता है सिंपलर मॉलिक्यूल में, तो ये सिंपलर मॉलिक्यूल सेल्स इन सिंपलर मॉलिक्यूल को एक्चुअली यूज कर सकते हैं एनर्जी रिलीज करने के लिए. सो हमने यहाँ पे क्या देखा, एसिमिलेशन क्या होता है, रिलीजिंग एनर्जी. ओके, now we can say that inside the cell body this assimilated food is used for two purposes actually. Okay, so basically the food has been oxidized to release energy for doing various other activities, and also like food has been used for the growth and the repair of the body.
Now, the most simple, simpler food particle is the glucose. सबसे सिंपलर फूड पार्टिकल क्या होता है? ग्लूकोज. अब इसका ऑक्सीडेशन होता है सेल के अंदर ताकि एनर्जी रिलीज होती है. ठीक है, सो हम इसका फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं? C6H12O6. सो ऑक्सीडेशन होता है ग्लूकोज का इनसाइड द सेल एंड दिस इज टर्म्ड एज सेलुलर रेस्पिरेशन. सो हम यहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन को क्या बोल सकते हैं? अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है ग्लूकोज का इनसाइड द सेल, सो सिंपल, इट इज अ सेलुलर रेस्पिरेशन. द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज in the cells is called cellular respiration. So अभी तक हमने क्या देखा? रेस्पिरेशन क्या होता है, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस भी देखा, और साथ ही साथ में हमने देखा सेलुलर रेस्पिरेशन क्या होता है. अब हम आगे बात करेंगे कि किस तरह से ग्लूकोज का सेल्स के अंदर ऑक्सीडेशन होता है, कौन कौन सी स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, और आगे जाके फिर हम और भी देखेंगे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. सो सबसे पहले जैसा कि हम जानते हैं ग्लूकोज. ग्लूकोज क्या होता है? इट इज अ सॉल्युबल. ग्लूकोज कैसा होता है? सॉल्युबल होता है. अब हर मॉलिक्यूल ग्लूकोज के उसमें कितने कार्बन होते हैं? 6 कार्बन होते हैं. ठीक है, अब इसका ब्रेक डाउन, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है इनसाइड द सेल विच इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स. सो बेसिकली इट इन्वॉल्व 3 स्टेप्स. और वो कौन कौन से स्टेप्स हैं? सबसे पहला होता है ग्लाइकोलिसिस. सो बेसिकली ग्लाइकोलिसिस में क्या होता है? जो ग्लूकोज है ना, ये कन्वर्ट होता है पाइरुविक एसिड में. अब नेक्स्ट स्टेप आता है, अभी जो ग्लाइकोलिसिस होता है ना, ये कहाँ होता है? सेल के साइटोप्लाज्म में होता है. अगला स्टेप आता है हमारा, वो होता है क्रेब्स साइकिल. सो बेसिकली क्रेब्स साइकिल कहाँ होता है? ये अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, सो क्रेब्स साइकिल होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या होता है? फिर ये पाइरुविक एसिड का कन्वर्ट कर हो जाता है किसमें? रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और थर्ड स्टेप आती है जो कि होती है ETC, जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन. और फाइनली इस स्टेप के बाद में रिलीज होती है एनर्जी. सो यहाँ पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं? ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल और ETC. गेटिंग एवरीवन? अब हम देखते हैं कि किस तरह से ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है. सो सपोज यहाँ पे क्या हुआ? C6H12O6 है. अभी सबसे पहले क्या होगा इसका? ग्लाइकोलिसिस. ठीक है, और ये कहाँ होता है? साइटोप्लाज्म के अंदर होता है. सो ग्लाइकोलिसिस के प्रोसेस में कार्बन डाइऑक्साइड, ये जो ग्लूकोज है ये ब्रेक डाउन होता है और बनाता है पाइरुविक एसिड. So basically 1 molecule of glucose broke down and break down and form 2 molecule of pyruvic acid. Is it clear everyone? अब pyruvic acid क्या होता है? CH3COOH. So यहाँ पे क्या है? 3 कार्बन है. ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं. अब जब ये पाइरुविक एसिड फॉर्म होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में, तो ये कहाँ, अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट है सेल के अंदर, तो ये पाइरुविक एसिड एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. और वहां पे कौन सी स्टेप होगी? अभी हमने देखा था क्रेब्स साइकिल. और ये कहाँ पे होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में. और यहाँ पे क्या रिलीज होता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर. और लास्ट स्टेप होती है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स एंटर करते हैं और फाइनली लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज बिन रिलीज्ड. सो ये तो हमने स्टेप्स देखा जबकि ऑक्सीजन की मात्रा ज़्यादा हो या प्रेजेंट हो. ठीक है, और बेसिकली ये किस में देखा हमने? इट occurs in एनिमल सेल. अब अगर हम बात करते हैं ईस्ट सेल की या फिर प्लांट सेल की, सो अब ये क्या होगा? जो ग्लूकोज है, ठीक है,
सबसे पहले इसमें क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस हो रहा है ऑब्वियसली, ठीक है, पहला स्टेप तो सब में कॉमन होगा, ग्लाइकोलिसिस, और ये कहाँ हो रहा है, साइटोप्लाज्म में हो रहा है। सो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस होगा तो क्या बनेगा, पायरुविक एसिड ही बनेगा। लेकिन जैसे हम बात करते हैं प्लांट्स में या फिर ईस्ट सेल्स में, तो वहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है, जिस कारण से ये पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर ना करके सेल में ही, साइटोप्लाज्म में ही डिवाइड होता है और फॉर्म कर लेता है इथाइल अल्कोहल या फिर इथेनॉल, जो होता है C2H5OH, और साथ ही साथ में रिलीज करता है वाटर। ये किस केस में हम बात कर रहे हैं, प्लांट सेल और ईस्ट सेल में, तो उन केस में क्या बनता है, इथाइल अल्कोहल और वाटर रिलीज होता है। अब अगर यहाँ पे हमने क्या देखा, अगर कि इफ ऑक्सीजन इज नॉट अवेलेबल, okay, then only the pyruvic acid, it will break down and produce ethyl alcohol and water inside the plant cell and animal yeast cell. So यहाँ ये कब होता है, जब ऑक्सीजन एब्सेंट हो। अब अगर हम दूसरी बात करते हैं, तो हमने बात कर ली कि जब प्लांट सेल और एनिमल सेल, प्लांट सेल और ईस्ट सेल में जब ऑक्सीजन नहीं हो तो किस तरह से स्टेप्स होती है इसकी रेस्पिरेशन की। अब अगर मान लीजिए एनिमल सेल की हम बात करें, एनिमल सेल, ठीक है, और इस केस में अगर ऑक्सीजन एब्सेंट हो, क्या हो, ऑक्सीजन एब्सेंट हो, तब क्या होगा, सेम, सबसे पहले तो ग्लाइकोलिसिस तो होगा ही होगा ग्लूकोज का, ग्लूकोज, इसका क्या हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस, और कहाँ हो रहा है, एग्जैक्टली साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा है, और क्या फॉर्म कर रहा है, चलो अच्छी बात है, यहाँ तक तो सबको याद हो गया, पायरुविक एसिड। अब क्योंकि हम देख रहे हैं कि एनिमल सेल के अंदर ही ये प्रोसेस हो रही है, कब, जब ऑक्सीजन एब्सेंट नहीं है, तब क्या होगा कि पायरुविक एसिड एनिमल सेल में भी माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं जाएगा, सेल के अंदर ही ये फॉर्म कर लेगा फिर लैक्टिक एसिड, ठीक है, और साथ ही साथ में एनर्जी रिलीज होती है, जो कि बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है। सो बेसिकली लैक्टिक एसिड इज 3 कार्बन एटम हाइड्रोक्सी कार्बोक्सिलिक एसिड होता है ये। सो अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे अगर मैं एक एग्जांपल दूँ आपको, बहुत सिंपल सा एग्जांपल देती हूँ। जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो हम बहुत, उसके कई समय बाद में हमारे हाथ पैर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं। सो वो किस लिए आते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द प्रेजेंट फॉर्मेशन ऑफ दिस लैक्टिक एसिड, ठीक है। सो लैक्टिक एसिड हमारे सेल्स में फॉर्म हो जाते हैं, इस कारण से हमें क्रैम्प्स आते हैं और हमें बहुत पेन होता है। सो बेसिकली ये कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हैं, फिर विग्रेस एक्टिविटी कर लेते हैं। सो यहाँ पे हमने देखा जो बेसिकली स्टेप्स इन्वॉल्व है रेस्पिरेशन में, ठीक है। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। सो लेट अस मूव टुवर्ड्स द नेक्स्ट टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन की टाइप्स क्या क्या होते हैं। सो पहला टाइप होता है इसका एरोबिक रेस्पिरेशन। पहला टाइप क्या होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब एरोबिक रेस्पिरेशन मतलब हम क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन मतलब कि जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो किस में होता है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ओके, ऑक्सीजन इज प्रेजेंट। सो हम क्या बोल सकते हैं, रेस्पिरेशन विच uses oxygen to break down the food is called the aerobic respiration. So हम यहाँ पे लिखेंगे respiration which uses oxygen to break down food particle, या फिर सिंपल हम कह सकते हैं to break down the glucose, ठीक है, break down glucose, and this process is known as the aerobic respiration. अब हम इसमें क्या हो रहा है, एरोबिक रेस्पिरेशन में जो ग्लूकोज का कंप्लीटली ब्रेक डाउन हो रहा है, ठीक है। सो इन दिस ग्लूकोज इज कंप्लीटली broken down
डाउन। और अब जब ये ब्रेक डाउन हो रहा है इसका ग्लूकोज का इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, सो क्या फॉर्म हो रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर रिलीज हो रहा है और लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। सो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे कि ग्लूकोज का कंप्लीट ब्रेक डाउन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट हम बोल सकते हैं इस केस में क्या रिलीज होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। समय वाटर को लिख सकते हैं H2O। अब ये एरोबिक रेस्पिरेशन है तो इसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है वो लार्ज अमाउंट होती है। सो प्रोड्यूस एनर्जी इन लार्ज अमाउंट, प्रोड्यूस एनर्जी इन लार्ज अमाउंट, लार्ज अमाउंट पे एनर्जी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, अब अगर हम यहाँ बात करेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन में, अगर एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो कितनी एनर्जी बनेगी। सो हम यहाँ लिख सकते हैं ड्यूरिंग एरोबिक रेस्पिरेशन, एरोबिक रेस्पिरेशन, जैसे कि हम इसका इक्वेशन पहले देख चुके हैं, एक मॉलिक्यूल ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है। सो 1 molecule of glucose, it produce 38 ATP molecule, produce 38 ATP molecule, जो कि कंसिडरेबली लार्ज अमाउंट है। और ये कहाँ पे होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, क्योंकि ये एनर्जी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है। सो बेसिकली जो ह्यूमन बीन है ये ऑब्टेन करते हैं एनर्जी बाय द एरोबिक रेस्पिरेशन। सो यहाँ पे हमने देख लिया पहला जो टाइप है रेस्पिरेशन का वो क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हमने इसमें और क्या यहाँ पर देखा कि जो ऑक्सीजन है वो क्या कर रहा है, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को ब्रेक डाउन कर रहा है ताकि एनर्जी रिलीज कर सके। ठीक है, और इसमें जो सेवरल स्टेप्स इन्वॉल्व है वो भी हमने देखी, वो क्या क्या है, ग्लाइकोलिसिस, क्रेब्स साइकिल, और साथ ही साथ में कौन सी स्टेप है, लास्ट स्टेप जो कि ईटीसी साइकिल। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट टाइप पर, और नेक्स्ट टाइप हमारा क्या है, एरोबिक रेस्पिरेशन। अब हम देखेंगे एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। सो अब एरोबिक मतलब कि ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो रहा है, आगे एन लग गया, इसका मतलब क्या है कि ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रहा है। ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन एब्सेंट होता है। सो बेसिकली दिस रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस विदाउट ऑक्सीजन एंड इट इज कॉल्ड एनारोबिक रेस्पिरेशन। सो हम लिखेंगे द respiration that takes place in absence of oxygen, in absence of oxygen, so उसको क्या बोलते हैं, is called anaerobic respiration, big रेस्पिरेशन, हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। सो बेसिकली ये जो एनारोबिक रेस्पिरेशन है ये हमें किस में देखने को मिलता है, ऑर्गेनिजम्स लाइक ईस्ट, हम बोल सकते हैं ईस्ट सेल्स में। सो क्या होता है इसमें, ईस्ट सेल्स में जो ग्लूकोज है ना उसका ब्रेकिंग डाउन होता है इनकम्प्लीट और फॉर्म करता है इथेनॉल और रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। ठीक है, सो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि जो C6H12O6 है ये अगर इन एब्सेंस ऑफ O2, ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या बनेगा, जैसा कि हमें मालूम था, जैसा कि हमने पिछली बार देखा था, C2 इथाइल अल्कोहल हम बोलेंगे C2H5OH, और साथ ही साथ में रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी। सो बेसिकली इसी प्रोसेस को कहते हैं फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन, सो फर्मेंटेशन क्या होता है,
Anaerobic respiration, which is carried out by some microorganism like yeast, and it occurs in the absence of oxygen, in which glucose molecule is broken down to regenerate ethyl alcohol, release carbon dioxide, and release energy. Okay, and also the fermentation, it is carried out by the complex enzyme, and that is the zymase. So अब anaerobic respiration का हम डिस्कस कर लेते हैं क्या क्या होता है इसमें. बेसिकली इसमें शुगर या फिर ईस्ट का जो ईस्ट के अंदर शुगर या ग्लूकोज का जो ब्रेक डाउन होता है और क्या बनाता है वो अल्कोहल, दैट इज इथाइल अल्कोहल इन द एब्सेंस ऑफ एयर, एंड इट्स कॉल्ड फर्मेंटेशन, जो कि हमने अभी देखा. सो यहाँ पर क्या होता है, जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है इसमें, इस केस में एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन. सो हम यहाँ पे जैसे कि हमने पिछली बार में एरोबिक रेस्पिरेशन में क्या देखा था कि एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज का जब उसका रेस्पिरेशन होता है तो कितना रिलीज करता है, एटीपी 38, जो कि बहुत ज़्यादा एटीपी है. लेकिन वहीं पर एनारोबिक रेस्पिरेशन में इफ वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज, ठीक है, इट इज बीन यूज्ड, it only generate 2 ATP molecules, जो कि बहुत ही कम है as compared to the energy which is released during the aerobic respiration. Is it clear till now? अब हम इसमें दूसरा टाइप देखते हैं. अभी तक तो हमने देखा कि एनारोबिक रेस्पिरेशन ईस्ट सेल में कैसे होता है. अब अगर हम देखेंगे कि एनारोबिक रेस्पिरेशन मसल सेल्स में, मसल सेल्स, और बेसिकली ये क्या है, एनिमल सेल में एनारोबिक रेस्पिरेशन किस तरह से होता है. तो जैसा कि हमने अभी बात किया था कि अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें, विगरस एक्टिविटी कर लें, सो क्या होता है, हमारे सेल बॉडी में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट बढ़ जाती है, ठीक है, ऑक्सीजन कम हो जाता है. तो इस कारण से कभी कभी क्या होता है, एनारोबिक रेस्पिरेशन भी होता है. सो लाइक ह्यूमन मसल सेल्स ऑल्सो रिस्पायर एनारोबिकली, okay, when like they do not receive sufficient amount of oxygen. So basically that is during the vigorous physical exercise, okay, oxygen gets used more faster, okay, in this muscle cell, and like which is like not available for the other muscle cells. So now like this muscle cells and the human, okay, they obtain energy by anaerobic respiration. So अब यहाँ पे क्या होगा, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, ग्लूकोज ब्रेक्स, बट यहाँ पे क्या होगा, इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा, जो कि हमने अभी जस्ट पढ़ा था. कंप्लीट ब्रेकडाउन किस में होता है, एरोबिक रेस्पिरेशन में, लेकिन इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन किस में होता है, जबकि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हो रहा है और लेकिन ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है. सो ग्लूकोज ब्रेक, ओके, इन एब्सेंस ऑफ absence of oxygen to make, और क्या बनाता है, लैक्टिक एसिड. यस करेक्ट, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, लैक्टिक एसिड बनाता है. और इसी का एक्यूमुलेशन जो होता है सेल्स के अंदर वो कॉज करता है मसल क्रैम्प्स. सो लाइक मसल क्रैम्प इट कैन बी रिलीज्ड, अगर हमें बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, इट कैन बी रिलीज्ड और रिवील्ड बाय अ हॉट वाटर बाथ एज इट इंक्रीज द ब्लड सर्कुलेशन. Okay, now when the blood flow increases, oxygen level also increase in the body, and like which by which the lactic acid will lowers down, and finally we feel relaxed. So now coming towards the next, so यहाँ पे क्या हो रहा है, C6H12O6. सबसे पहले क्या होगा इसका, ग्लाइकोलिसिस. हम सब जानते हैं ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म में. ये हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं. तो यहाँ पे क्या फॉर्म हुआ, पायरुविक एसिड. अब जब पायरुविक एसिड फॉर्म हुआ तो ये कहाँ एंटर कर जाएगा इसके बाद में, क्योंकि हमने देखा था कि जब प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है पायरुविक एसिड एंटर कर जाता है माइटोकॉन्ड्रिया में. लेकिन यहाँ पे हम क्या बात करें, इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये जो पायरुविक एसिड साइटोप्लाज्म में ही रहेगा और यही फॉर्म करेगा लैक्टिक एसिड. So the oxidation of glucose to pyruvic acid is called glycolysis. And now over here, pyruvic acid, which is a 3-carbon atom compound, in the absence of oxygen, it is converted into the lactic acid. Getting everyone? And it happened inside the muscle cell and release carbon dioxide and an energy.
और यहाँ पर भी जो एनर्जी रिलीज होती है वो बहुत कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है. सो यहाँ तक अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन. अब हम देखते हैं इसके इक्वेशन. ठीक है, यहाँ पे हम देखेंगे ब्रेकिंग डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज. सो लेट अस राइट ओवर breaking down of glucose by various pathways. अलग अलग पाथवे से हम देखेंगे किस तरह से ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है. सो जैसा कि हम सबसे पहले जानते हैं ग्लूकोज. ठीक है, सबसे पहले इसका होता है ग्लाइकोलिसिस. और ग्लाइकोलिसिस कहाँ होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर, और ये फॉर्म करता है पायरुविक एसिड. क्या फॉर्म करता है ये, पायरुविक एसिड. ठीक है, अब हम देखेंगे कि किस तरह से ये अलग अलग पाथवे में एंटर करता है. सो अगर सबसे पहले मान लीजिए ऑक्सीजन प्रेजेंट है, सो यहाँ पे हम लिख लेंगे इसको इस तरह से, ऑक्सीजन प्रेजेंट. अब क्या होगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये कहाँ चला जाएगा, पायरुविक एसिड एंटर कर जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में और रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी, जो कि बहुत ज़्यादा होती है. अब हम दूसरा आ जाते हैं जहाँ पर कि ऑक्सीजन एब्सेंट है, और वो कहाँ हो रहा है, एनिमल सेल के अंदर. सो हम लिखेंगे यहाँ पे ऑक्सीजन इज एब्सेंट, O2 एब्सेंट है. तो अब अगर ऑक्सीजन एब्सेंट है मसल सेल्स के अंदर, इन मसल सेल्स, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर नहीं करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा, लैक्टिक एसिड. साथ ही साथ में रिलीज करेगा कार्बन डाइऑक्साइड और एनर्जी. ठीक है, और हमारा लास्ट आता है ईस्ट सेल. ये भी ऑक्सीजन के एब्सेंट में होगा और ये किस में होगा, ईस्ट सेल्स में होगा. तो अगर ये सेल्स में ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है तो ये क्या फॉर्म कर रहा है, इथेनॉल, C2H5OH, और रिलीज कर रहा है कार्बन डाइऑक्साइड और स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी. जो एनर्जी बन रही है इसमें वो भी कैसी है, स्मॉल अमाउंट है. तो सबसे ज़्यादा किसमें एनर्जी बनती है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में. बाकी इस केस में और इधर जब दोनों में ऑक्सीजन एब्सेंट है तो फिर एनर्जी बहुत ही कम बनेगी. सो इस वीडियो में, आज की इस वीडियो में हमने रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा. अब हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे किस तरह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है प्लांट्स में, एक्वेटिक एनिमल्स में, और रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में हम पढ़ेंगे, जो कि ह्यूमन बीइंग का रेस्पिरेटरी सिस्टम डिटेल में. सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए. थैंक यू एवरीवन.